Hello student, my name is Nilesh Kumar Agrawal. I have completed my graduation in civil engineering in 2017 from NIT Bhopal, and today I will teach you topic optics. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स होता क्या है? ऑप्टिक्स को बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी। मतलब लाइट की जो स्टडी होती है और उसकी प्रॉपर्टी की जो स्टडी होती है, उसी का जो अध्ययन होता है, उसी को ही हम लोग जनरली ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। या वी कैन से इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी। नाउ we divide the optics in two parts: ray optics and wave optics. What is the ray optics and what is the wave optics? Generally we know so light have dual nature. First is particle nature and the second is the wave nature. So in the ray optics we study about the particle nature of the light. And in the wave optics we generally study about wave nature of the light. In this topic we did not study we will not study about the wave nature of the light. We will study about the particle nature of the light. Particle nature में जनरली कुछ थ्योरीज आती हैं, जिसे एक थ्योरी है कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो थी वो 1600 ईस्वी के आसपास आई हुई थी, जिसमें कि ये बताया गया था कि जो लाइट होती है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और ये छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। लेकिन जब न्यूटन के बाद का जो समय आया, जिसमें यही बताया गया कि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ही फोटॉन्स कहलाते हैं। इसलिए लाइट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और विद द हेल्प ऑफ द लाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अब बात आ जाती है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट दो तरीके से हम लोग देखते हैं। एक होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट में हम लोग देखते हैं, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि अपनी लाइट को खुद इमिट करता है, द ऑब्जेक्ट विच एमिट्स इट्स ओन लाइट। एंड द नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच इज नॉट एबल टू इमिट्स इट्स ओन लाइट। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे सन, लैम्प, etc। नॉन ल्यूमिनियस कुछ भी हो सकता है, लाइक बुक, टेबल। लेकिन नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट में एक खास बात होती है कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जिसके रिफ्लेक्शंस के बाद ही हम लोग उस नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। हमने बोला था कि हम इस टॉपिक में लाइट के पार्टिकल नेचर को पढ़ेंगे। लाइट का जो पार्टिकल नेचर होता है उसमें अपन लोग दो फिनोमिना को पढ़ते हैं।
रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ने से पहले हमें कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहली लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है कि जो लाइट की जो चाल होती है, लाइट की स्पीड जो होती है वो वैक्यूम में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। सेकंड, हम लोग जानते हैं कि लाइट जो होती है वो वेव नेचर की तरह भी शो होती है, इसलिए जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह भी बिहेव करती है। थर्ड थिंग, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनमें भी बहुत सारी वेवलेंथ होती हैं, जिनमें से कि हम जब जैसा कि बोला गया है कि हम लोग लाइट की सहायता से ही चीजों को देखने में कैपेबल होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत सारे एक कोई भी वेवलेंथ में हम लोग चीजों को देख सकते हैं। चीजों को देखने के लिए भी क्या होगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। उस वेवलेंथ को ही क्या कहते हैं, विजिबल रेंज बोला जाता है। और विजुअल रेंज जो होती है वो होती है 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। इसी वेवलेंथ के अंदर अंदर ही हम लोग क्या हो सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उस पे ये फॉर्मूला B = F लैम्डा एप्लीकेबल होता है। हमने जो पहला पॉइंट बताया कि लाइट की जो प्रॉपर स्पीड होती है वो 3:10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन ये जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम में होती है। अगर लाइट किसी भी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, लाइट ग्लास, अगर कोई लाइट की रेज आती है तो उसकी स्पीड किसी भी दूसरे मीडियम में कम हो जाती है। और स्पीड क्या कम होती है वो इस फॉर्मूले से अपन लोग देख सकते हैं, B = C/μ से, वेयर जो B होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम this is C, velocity of light in vacuum, एंड म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा जो म्यू होता है वो क्या होता है, वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है। अगर वो 1 से बड़ा होता है तो हमेशा जो B की वैल्यू होगी वो क्या होगी, C से कम ही आएगी। इसका मतलब यदि लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी जो स्पीड होगी वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से कम होगी। तो यहां से एक कंक्लूजन निकला कि लाइट की जो इस चाल होती है वो मीडियम में डिफरेंट होती है, लेकिन इस फॉर्मूले में ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। इसकी एक खास बात है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की वो कभी भी चेंज नहीं होती है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की वो सोर्स पर डिपेंड करती है कि किस सोर्स से हमारी जो लाइट है वो एमिट हो रही है। अगर एक बार अगर लाइट किसी भी सोर्स से एमिट हो गई और उसके बाद अगर वो लाइट किसी भी मीडियम से होकर गुजरे तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी, लेकिन और स्पीड चेंज होने से इसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, लेकिन लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी। और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कोई एक सरफेस है और यहाँ पे
कोई सरफेस है, यहाँ पर कोई लाइट आती है, लाइट की रेज आती है और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ का मीडियम का मानते हैं, यहाँ पे n1 है, वेलोसिटी v1 है और लैम्डा 1, यहाँ पे n2 v2 और लैम्डा 2। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम पार्टिकल नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं या पार्टिकल नेचर की स्टडी कर रहे हैं तो पार्टिकल नेचर की स्टडी में दो फिनोमेना आते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शंस। अगर कोई भी रे जो इंसिडेंट हो रही है और सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में अगर बेंड हो जाती है, उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, तो ये फिनोमेना जो होती है वो रिफ्लेक्शन कहलाती है। और यदि कोई लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाती है तो इस फिनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शंस बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शंस में क्या होता है कि जो लाइट रे आ रही है वो उसी मीडियम में वापस जा रही है, जिससे कि क्या होगा, ना तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा क्योंकि मीडियम सेम है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो उसका वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगा। अगर वेवलेंथ चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी तो पहले से ही कांस्टेंट है, क्योंकि वो तो एक सोर्स पर डिपेंड कर रही है कि उसका सोर्स क्या है। लेकिन अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाती है तो उसका मीडियम चेंज होने से उसका वेलोसिटी चेंज होगा और वेलोसिटी चेंज होने से उसका लैम्डा चेंज होगा, लेकिन इस केस में भी उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो लाइट की हम लोग स्टडी करते हैं। नाउ जो पहला प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। अभी क्या बताया कि एक लाइट अगर आई वो टकराने के बाद, आफ्टर टकराने के बाद वो क्या उसी माध्यम में वापस चली गई, तो इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शंस बोला जाता है। सिंपली वी कैन डिफाइन इट द फिनोमेना ऑफ द रिटर्न बैक ऑफ द लाइट रे आफ्टर फॉलिंग ओवर ए पॉलिश्ड सरफेस। This is the phenomena reflections के phenomena of the bouncing back of a light ray after falling over a polished surface। हम लोग पॉलिश सरफेस ही क्यों कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो किसी भी सरफेस से हो सकता है, लेकिन अपने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पॉलिश सरफेस को ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि जो भी लाइट रे आ रही है वो 100% रिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसा नहीं है, लाइट किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो सकती है, लेकिन वो कंप्लीटली रिफ्लेक्शंस मानने के लिए हम लोग उसको पॉलिश कर देते हैं। और जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग जनरली एक प्लेन मिरर का यूज करते हैं रिफ्लेक्शंस के लिए, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो 100% होता है। इस वजह से क्या होता है, हम लोग प्लेन मिरर का यूज करते हैं। अब रिफ्लेक्शंस को समझने के लिए हमें उसके कुछ लॉस पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शंस लॉस। जनरली दो नियम होते हैं रिफ्लेक्शंस के। जो पहला नियम होता है वो होता है कि, और हाँ, फर्स्ट थिंग इज रिफ्लेक्शंस के नियम को समझने से पहले हमें कुछ चीजों को और भी समझना जरूरी है, जैसे कि व्हाट इज द इंसिडेंट एंगल। एंड व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लोग हम लोग डायग्राम से समझते हैं। एक यहाँ पे प्लेन सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, यहाँ पे एक लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है और मीडियम में ट्रेवल करने के, और यहाँ से ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होती है।
तो ये जो इमेजिनरी लाइन होती है इसे नॉर्मल बोला जाता है। नॉर्मल इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन सरफेस। कोई भी प्लेन सरफेस हो सकता है, वैसे तो कर्व सरफेस से भी अपन लोग देख सकते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, चाहे वो कॉनकेव हो और चाहे वो कॉन्वेक्स हो, किसी भी सरफेस से अपन लोग रिफ्लेक्शंस को ले सकते हैं। लेकिन अपनी स्टडी को इजी बनाने के लिए हम लोग प्लेन सरफेस लेते हैं। तो इंसिडेंट एंगल क्या होता है? द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, दैट इज नोन एज द इंसिडेंट एंगल, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन एंगल, जिसे हम आर से शो करते हैं। और इन्हीं दोनों को बेस को मान करके मेनली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस बनाए हुए हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस में पहले बताया गया है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस आर के बराबर होता है, ये पहला लॉज है। और सेकंड लॉज कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। इसी और इस प्लेन को या तो इंसिडेंट प्लेन बोल सकते हैं या रिफ्लेक्शन प्लेन बोला जा सकता है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, लाइज ऑन सेम प्लेन। तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये दो नियम के हिसाब से हम लोग क्या होते हैं, रिफ्लेक्शंस को कंप्लीटली समझ सकते हैं। आइए कुछ देखते हैं। इसमें हम लोग अगर इफेक्ट देखते हैं, यदि हम लोग इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से डाइवर्ट करते हैं, पहला केस, फर्स्ट केस, इफ इंसिडेंट रे is deflected by theta degree in anti-clockwise। देखते हैं अगर और प्लेन अपन ने जो मिरर है या सरफेस है उसको मतलब स्टैटिक रखा, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया, उसकी ओरिएंटेशन में हम लोगों ने कोई भी चेंज नहीं किया। अगर ओरिएंटेशन में चेंज नहीं होगा तो जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो चेंज नहीं होगा। हमने केवल इंसिडेंट रे का एंगल चेंज किया है और उसे हमने थीटा डिग्री से घुमाया है। अब थीटा डिग्री घुमाने से क्या होगा, अब जो हमारा जो इंसिडेंट एंगल होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा और दिस इज आई प्लस थीटा। अगर आई प्लस थीटा हो जाएगा तो पहला नियम जो कहता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ये भी थीटा डिग्री आगे की ओर घूम जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस थीटा। लेकिन इन द अपोजिट सेंस, अगर इंसिडेंट रे एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज घूमेगी। अगर इंसिडेंट रे क्लॉकवाइज घूमती है तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में उतना ही डिग्री घूम जाएगी। पहला केस। सेकंड केस, इस केस में हम लोग मिरर को ही या प्लेन को ही थीटा डिग्री से घुमा देते हैं। थीटा डिग्री से इसको रोटेट कर दिया, ये आई और ये आर, ये दोनों अभी सेम है। इसमें हम लोगों ने प्लेन को ही इंसिडेंट रे को चेंज नहीं किया और इनके ओरिएंटेशंस को चेंज नहीं किया, हमने प्लेन सरफेस के ओरिएंटेशंस को चेंज कर दिया। तो अब क्या हुआ, अगर मैंने इससे पहले क्या बताया था, अगर प्लेन
का ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ है तो उसके नॉर्मल की जो पोजीशन होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर प्लेन को ओरिएंटेशन को अगर अपन ने चेंज कर दिया तो इसके जो नॉर्मल की जो पोजीशंस होगी वो चेंज हो जाएगी। अगर ये थीटा एंगल घूमा है तो ये भी क्या होगा, इसका नॉर्मल, ये भी थीटा डिग्री घूम जाएगा, ये भी थीटा डिग्री घूम जाएगा। तो नाउ अब हम लोग देखेंगे कि इंसिडेंट रे का नए नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनता है। तो नए नॉर्मल के साथ इसका जो एंगल बनेगा वो बनेगा आई प्लस थीटा। अब अपन लोग देखते हैं कि आई प्लस थीटा हो गया तो जो नया जो इंसिडेंट रे होगा, जो नया इंसिडेंट रे होगा वो भी उतना ही एंगल बनाएगा आई प्लस थीटा। अब जो नए नॉर्मल के साथ ये एंगल होगा, ये वाला, ये भी आई प्लस थीटा के बराबर होना चाहिए, ये भी आई प्लस थीटा के बराबर ही होना चाहिए। तो अब नाउ टोटल रोटेशन जो कितना हो गया इसका, ये वाला आई प्लस 2 थीटा, और पहले जो था आई इज इक्वल टू आर। तो इस बात से क्या कंक्लूजन निकलेगा, इस बात से ये कंक्लूजन निकलेगा अगर मेरा थीटा डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो 2 थीटा एंगल उसी सेंस में, सेम सेंस में घूम जाएगी। अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगी। एंड द थर्ड थिंग इज सरफेस, प्लेन सरफेस है, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे हुई, रिफ्लेक्टेड रे हुई, ये आई है और ये आर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। अगर 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 प्लेन सरफेस को हॉरिजॉन्टली अगर रोटेट करा दिया जाए तो फिर क्या होगा, इस बात का इफेक्ट ये है कि अगर उसको हॉरिजॉन्टली रोटेट कराया जा रहा है तो उसके नॉर्मल पे कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, वो नॉर्मल की पोजीशन सेम रहेगी। अगर नॉर्मल की पोजीशन सेम रहेगी तो इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा। दिस इज द बेसिक थिंग in which we can solve different type of the questions. Now कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अपन लोग इनको सॉल्व करने के एग्जाम्पल्स। जैसे कि दो मिरर हैं M1 M2, क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक रे जो आती है वो इस तरीके से M1 मिरर पे इंसिडेंट होती है कि वो M2 के पैरेलल हो, और रिफ्लेक्शन M2 के से रिफ्लेक्शंस के बाद वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है कि वो M1 के पैरेलल हो। तो आप बताइए कि इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा। ये चीज था फर्स्ट, ये एग्जाम्पल जो था, ये जो क्वेश्चन जो था वो 2019 में जेईई मेंस में क्वेश्चन में पूछा गया था। तो क्या हुआ, एक ऐसी रे आई जो M1 पे टकराई, लेकिन वो किसके पैरेलल थी, M2 के पैरेलल थी, और रिफ्लेक्शंस के बाद, कंप्लीट रिफ्लेक्शंस के बाद वो क्या होगी, M1 के पैरेलल हो गई। तो अपन को ये एंगल बताना है, कैसे बताएंगे ये देख लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, अपन ने ये पढ़ा है, प्लेन सरफेस पर है, नॉर्मल है, अगर कोई रे गिरती है और यहाँ से जाती है तो I इज इक्वल टू आर होता है, पहला नियम अपना ये कहता है। लेकिन अगर I इज इक्वल टू आर है, जरा सोचिए, I इज इक्वल टू आर, अगर इसको अपन फाई मान लें, इसको अगर थीटा मान लें थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, I इज इक्वल टू आर, तो I को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यस, इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से क्या होगा, 5 इज इक्वल टू थीटा, यहां से भी हो जाएगा। यानी कि अगर ये एंगल बराबर हैं तो इनका सरफेस के साथ जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे होगा। पहला, लाइट रे, जो पहली वाली लाइट रे है वो क्या है, M2 के पैरेलल है, और ये जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो M1 के पैरेलल है। तो क्या होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा,
और अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा। पैरेलल रेज हैं दीज लाइन, तो क्या होगा, ये एंगल सेम होंगे। अगर ये वाला एंगल सेम होगा तो यहाँ से तो अपन को पता ही है नॉर्मल में, अगर ये एंगल सेम होगा तो ये भी एंगल सेम होगा। और अगर इसमें ये नॉर्मल डालते हैं ये चीज, अगर ये एंगल सेम होगा तो ये भी एंगल सेम होगा विद दिस कॉन्सेप्ट। तो त्रिभुज से अपन क्या कर सकते हैं, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल इस तरीके से 60 डिग्री पर रखे जाएंगे जिससे कि ये फिनोमेना हो सकेगी। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ वी कैन गो फॉर द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शंस हम लोगों ने वो बताया था कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या होगी, लाइट की स्पीड घट जाती है और वो क्या होती है, एक्चुअल पाथ से डेविएट भी होती है ये चीज। अब ये चीज क्यों हो रही है उस चीज को अपन लोग देखते हैं कि क्यों होती है। रिफ्रैक्शंस का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। अगर ये मिरर नहीं होता, अगर ये लाइट या ये मीडियम नहीं होता तो ये लाइट का जो पाथ था वो इसी पाथ को फॉलो करता, लेकिन ये मीडियम दूसरा आ गया, इस वजह से लाइट को क्या होना पड़ा, बेंड होना पड़ा। अब ये बेंड क्यों होना पड़ा, इस बात को समझते हैं फरेट के एग्जाम्पल से, फर्मेट के एक्सपेरिमेंट से समझते हैं इसको। फर्मेट एक्सपेरिमेंट, फर्मेट ने बताया कि अगर हम को दो मीडियम लेते हैं, मान लीजिए एक है वाटर, एक है अपना ग्लास, दोनों के नॉर्मल खींच दीजिए। तो फर्मेट ने बताया कि अगर हम दो मीडियम लेते हैं जिनकी जो थिकनेस है वो सेम है, थिकनेस क्या है, सेम है, और अगर कोई भी लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में ट्रेवल करती है और फिर दूसरे मीडियम में जाती है, तो हमेशा जो टाइम ट्रेवल बाय द लाइट होगा वो एब्सोल्यूट होगा मीडियम में, अगर मीडियम की थिकनेस सेम है। इसका मतलब ये है अगर टाइम एब्सोल्यूट है यानी कि टाइम सेम है तो लाइट ट्रेवल जो होगी वो रेयरर मीडियम में ज्यादा ट्रेवल करेगी इन कंपैरिजन टू द डेंसर मीडियम। यहाँ पे ट्रेवल ज्यादा होगा, यहाँ पे ट्रेवल कम होगा। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अपन लोग इस तरीके से समझ सकते हैं फर्मेट के प्रिंसिपल से कि लाइट डेविएट क्यों हो रही है। चलिए, जिस तरीके से रिफ्लेक्शंस के लॉ होते हैं उस तरीके से रिफ्रैक्शंस के भी लॉ होते हैं। तो रिफ्रैक्शंस का लॉ, पहला लॉ स्नेल का नियम होता है, ये मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा, स्नेल लॉ। सेकंड नियम जो होता है वो वही होता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। उसमें क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, लेकिन यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही पोजीशन में, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो सेकंड लॉ जो होता है वो सेम एज रिफ्लेक्शन लॉ। नाउ वी अंडरस्टैंड द स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या कहता है, स्नेल लॉ कहता है कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू दी साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या बोले, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू दी साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, किसी भी दो मीडियम में, जैसे ये मीडियम है, यहाँ से नॉर्मल एक जो लाइट आती है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। अब इसका अगर मान के चलिए ये n1 है और ये n2 है, यहाँ पे एंगल I बन रहा है, यहाँ पर एंगल R बन रहा है नॉर्मल के साथ। तो बोलता है कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू दी साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है।
यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। तो sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। दैट मीन्स इसको लिखा जाता है इस तरीके से 1 and 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि जो n की वैल्यू होती है वो मीडियम के लिए फिक्स होती है। जैसे फॉर वाटर देखते हैं, वाटर के लिए इसकी वैल्यू 1.33 यानी कि 4/3 एंड फॉर गिलास इसकी वैल्यू जो होती है 1.5 होती है। फॉर एयर इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। फॉर डायमंड इसकी लिए जो वैल्यू होती है वो 2.33 होती है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं, क्योंकि n की वैल्यू कांस्टेंट है इसलिए उनका रेशियो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये स्नेल का नियम कहता है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? इसको प्रूफ फर्मेट एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं फर्मेट एक्सपेरिमेंट। दो मीडियम लीजिए, नॉर्मल खींचिए, एक लाइट ले जो आ रही है इस तरीके से आ रही है और ये यहाँ पे इस तरीके से जा रही है। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको और बताऊंगा कि जैसे अपन ने पहला लॉ पढ़ा था n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। ये चीज अपन को प्रूव करनी है, लेकिन इस चीज से एक बात अपन और समझ सकते हैं कि वो मीडियम जिसके लिए n की वैल्यू कम होती है वो मीडियम रेयर मीडियम कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू द अदर मीडियम जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे गिलास को लें और वाटर को लें, तो वाटर जो होगा वो रेयर मीडियम होगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? गिलास के। अगर गिलास को देखेंगे तो गिलास जो होगा वो डेंसेस्ट मीडियम होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या? व्हाट? वाटर के। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है वो मीडियम उतना ही डेंस होता है। तो यहाँ पे sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। अब n2 अपॉन n1 डिपेंड करेगा किस तरीके से? अगर n2 मतलब अगर ग्लास है और n1 अगर एयर है या वाटर है, तो n2 अपॉन n1 की जो वैल्यू होगी वो एक से ज्यादा आएगी, एक से ज्यादा आएगी। दैट मीन्स इफ n2 अपॉन n1 इज ग्रेटर देन 1, तो sin i इज ग्रेटर देन sin r। दैट मीन्स i इज ग्रेटर देन r। इसका मतलब जो एंगल i बन रहा है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो n1 है और जो n2 है, यहां से क्या किया? n2 अपॉन n1 इज ग्रेटर देन 1। इससे अगर एक कंक्लूजन निकालें तो n2 इज ग्रेटर देन n1। दैट मीन्स n2 दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पहले मीडियम से क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब ये जो मीडियम है वो डेंस मीडियम है और ये जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है। इस बात से एक चीज कंक्लूजन हो गई। तो इससे एक बात और निकाल सकते हैं, I इज ग्रेटर देन R। यदि कोई लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? डाइवर्ट हो जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक गई। अगर ये बीच में सरफेस नहीं होता तो लाइट इस तरीके से जाती, लेकिन सरफेस दूसरा मीडियम आने से क्या हुआ? वो नॉर्मल की तरफ झुक गई। अब इसका वाइस वर्सा अगर देखते हैं, अगर कोई भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होगा? वो नॉर्मल से अवे हो जाती है। That's it, इतना बताना था। अब फर्मेट एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि ये n1 मीडियम है और इसकी जो थिकनेस है वो h1 है और इसकी जो थिकनेस है वो h2 है और ये जो लंबाई है वो x है और ये जो टोटल लंबाई देखते हैं l है। तो ये जो बचती है वो कितनी बचेगी? l माइनस x। ठीक है, तो अपन लोग देखते हैं अगर एक लाइट पॉइंट A से पॉइंट B पे ट्रेवल करती है तो उसे टोटल टाइम कितना लगेगा? क्योंकि अपन ने टाइम को ही एब्सोल्यूट माना था, इसलिए टाइम को देख के चलेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू समय, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? मीडियम में मैंने क्या बताया था आपको कि जो C होता है, सॉरी जो V होता है वो क्या होता है? C अपॉन n।
तो पहले माध्यम में जो चाल होगी लाइट की वो कितनी होगी, C/n1, दूसरे में चाल होगी C/n2। v1 इज इक्वल टू दिस और v2 इज इक्वल टू दिस। तो टाइम हो जाएगा क्या, टोटल टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ h1² प्लस x²। तो यहां से लेकर आएंगे अंडर रूट ऑफ h1² प्लस x² अपॉन C/n1 प्लस अंडर रूट ऑफ h2² प्लस l माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन C/n2। यहाँ पे अपन ने उसके एक्सपेरिमेंट में देखा था कि टाइम एब्सोल्यूट होता है, तो उससे क्या कंक्लूजन निकला था कि जो लाइट हमेशा होती है वो क्या होती है, शॉर्टर डिस्टेंस ही ट्रेवल करती है, शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। दैट मींस dt/dx की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। अगर इस वैल्यू को 0 कर देते हैं तो 0 इज इक्वल टू n1/c, इसको डिफरेंशिएट करेंगे h1² प्लस x² इंटू x, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का n2/c, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ h2² प्लस l माइनस x का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा l माइनस x। ठीक है, इसलिए 0 हो जाएगा। इसको यहाँ पे लाएंगे, c से c कैंसिल हो जाएगा, x1 अपॉन दिस। अब x क्या होता है, अगर यहाँ से साइन थीटा देखेंगे, साइन आई वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये साइन आई की वैल्यू हो जाएगी और साइन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये चीज हो जाएगी। तो यहाँ से ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, जिसे अपन लोग बोलेंगे refractive index of medium 2 with respect to the refractive index of medium 1. That's it. This is the Fermat experiment. This is a very beautiful experiment by which we can see कि लाइट हमेशा शॉर्टर अगर मीडियम में ट्रेवल करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और टाइम एब्सोल्यूट होता है, तो क्या होगा, वो हमेशा शॉर्टर डिस्टेंस को ही क्या करेगी, चूज करेगी। शॉर्टर डिस्टेंस से ट्रेवल करने के लिए क्या होती है, चूज करती है। That's it.